My dear students, very welcome to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. My 11th dear students, मेरे केवल 11th के नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट्स, बट बेटा आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास के लिए है, ठीक है. बट ऑल दोज स्टूडेंट दैट कंसर्न्स दे मे एंजॉय इन दिस वीडियो. ओके, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फ्लावर, द फ्लावर, वही फ्लावर जिसे आप प्रेम के इजहार के लिए किसी को प्रस्तुत करते हैं, जिसे आप ईश्वर से प्रार्थना प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जिस श्री चरणों में समर्पित करते हैं. फूल जिससे आप किसी की शोहरत इज्जत में अपना हिस्सा बटाने के लिए करते हैं. फूल जिसे आप सम्मान का सूचक मानते हैं. क्या कभी आपने सोचा कि ये फूल एंजियोस्पर्म के क्या होते हैं, रिश्ते में ये क्या कहलाते हैं? यानी एंजियोस्पर्म का आवृत्तिबीजी पौधों का फूलों से क्या संबंध है? क्या कभी जाना? नहीं जाना. यही तो वैज्ञानिक सोच की कमी है. हमें जानना चाहिए, हमें हमारे पास एक वैज्ञानिक सोच होना चाहिए, साइंटिफिक थॉट होना चाहिए. जो कुछ भी ऑल अबाउट प्रेजेंट्स एमंग्स सराउंड्स यू, you should try to know about the whatever you can know. जितना संभव है उतना तो जान ही लेना चाहिए. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमको बताने चल रहे हैं फूल पुष्पों के जनन अंग होते हैं. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट. और आप जानते हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही फ्लावर आपको मिलते हैं, क्योंकि उनको इसी कारण उनको फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है. अब जरा सोचिए, जब हम किसी पौधे से एक फूल को तोड़ते हैं तो उस फूल के साथ न जाने कितने उनके जीन को, कितने उनके वंश को, भविष्य में आने वाले पौधों को आप गर्भ में आने से पहले ही नष्ट कर चुके होते हैं. अरे बाबू, पौधे अगर नहीं बोलते हैं तो उनके प्रति अत्याचार क्यों कर रहे हैं आप सब? भगवान को खुश करने के लिए चढ़ाना है तो अपने दुर्विकारों को भगवान को चढ़ा दीजिए ना, तब वो खुश हो जाएंगे. किसी को श्रृंगार करना है, किसी का विचार करना है तो अपने भाव से, अपने पवित्र मन से कीजिए ना. ये तो गजब बात है. आप किसी के वंश को जो है चढ़ा दे रहे हैं ना. इट्स नॉट गुड फॉर ए परफेक्ट ह्यूमन. एक पूर्ण मानव के लिए ये शोभा नहीं देता कि वो फूलों के द्वारा किसी से प्यार का इजहार करे, फूलों के द्वारा किसी ईश्वर की भक्ति प्राप्त करे या वरदान प्राप्त करे, फूलों के द्वारा किसी नेताओं के गले में फूल को डाल करके उनका कृपा पात्र बने. इट्स नॉट गुड. क्योंकि ठीक है, आपके लिए सच हो सकता है, लेकिन पौधों के लिए यह अत्याचार है, अतिक्रमण है. उनके प्रति, उनके वंश को समाप्त करने की एक प्रक्रिया है. इस पर रोक लगनी चाहिए. तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हम विज्ञान पढ़ने चल रहे हैं, इसलिए आइए विज्ञान में हम समझेंगे फूल क्या होते हैं. तो सेंटेंस तो आपको मिल गया कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट. क्यों? व्हाई फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट? बिकॉज a flower of angiosperm contains all male and female reproductive organs, or you can say gonads, in it, with its accessory supporting organ. कोई भी फूल पुष्पी पादपों में आवृत्तिबीजी पौधों का जनन अंग होता है, क्योंकि फूल में उसके मादा और नर जनन अंग उपस्थित होते हैं अपने सहायक अंगों के साथ, जिसके द्वारा वो अपनी वंश परंपरा को आगे ले जाते हैं. अब ये देखिए, अगर किसी फूल का हम पूर्ण विवरण प्राप्त करना चाहें तो फूल के हमें अनुलंब काट या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का अध्ययन करना होगा. तो बेटा, जो सरसों का फूल है, सरसों के फूल को ही हमने सेलेक्ट किया है. हमारी एनसीईआरटी में भी उसको सेलेक्ट किया गया है एक आदर्श फूल के रूप में, जिसके द्वारा हम उसका अध्ययन कर सकें. तो ध्यान रखिएगा, किसी फूल में जो टहनी होती है, जिससे वो अपने मदर एक्सिस से लगा होता है, उसे पेडिसिल या पुष्पवृंत कहते हैं. इसके बाद आगे जाकर के यही जो पेडिसिल है
वो हार्मोनल इफेक्ट से स्वेल्ड अप हो जाता है और एक डिस्क लाइक प्लेटफॉर्म बनाता है जिसे हम थैलेमस या पुष्पासन कहते हैं। पुष्प के अंग जिस पर आसीन होते हैं, बैठते हैं, उसको पुष्पासन कहते हैं। और चूंकि यह प्लेटफॉर्म सभी फ्लोरल पार्ट्स को क्या करता है, यह बियर करता है, इसलिए इसको रिसेप्टेकल भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलिए, देखिए दोनों साइड में यहां पर ये सेपल, बच्चे बड़ी विडंबना है। मैं सुबह 9 बजे वीडियो बनाना शुरू किया तो ये जो पशु की आवाज आ रही है अभी तक बिल्कुल शांत थी। 12 घंटे से इसको आवाज नहीं आया। जब मैंने वीडियो 8 मिनट का वीडियो बना करके इसके आवाज के कारण मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया। और आज जब 12 घंटे बाद मैं फिर रिकॉर्डिंग करने चल रहा हूं तो फिर पता नहीं इसको कहां से भनक लग गई, ये शोर करना शुरू हुई, चिल्लाना शुरू कर दी। तो मेरा निवेदन है कि आप उसको इग्नोर कीजिए और पॉइंट पर ध्यान दीजिए। यस, थैंक्स। तो इस प्रकार से ये जो रिसेप्टेकल है, ये रिसेप्टेकल जो है इसका सबसे बाहरी जो होल होता है, अगर इस रिसेप्टेकल का यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन ले लिया जाए तो इस प्रकार से ये दिखेगा। इसमें जो सबसे ये थैलेमस का पोर्शन है और इसका जो सबसे बाहरी होल है, ये जो जहाँ पर ये वाला, ये जो सबसे आउटर होल है, ये क्या कहलाता है, ये फर्स्ट होल, ये थैलेम, ये किसका होता है, ये सेपल का होता है, यानी कैलिक्स का होता है। ठीक है, तो बेटा ये सबसे आउटर होल कैलिक्स का होता है। इसके बाद का जो सेकंड होल होता है ये आपका जो है ये कोरोला का होता है। ठीक है, कोरोला का। ये जो थर्ड होल होता है ये आपका एंडोशियम का होता है। ये वाला, ये जो वाला जो थर्ड होल है, एंडोशियम डिफरेंट रेडियस पर होते हैं। ये थर्ड होल एंडोशियम का हो गया, जिसमें कि 3 राउंड बना हुआ है। ठीक है, ये थर्ड होल एंडोशियम का हो गया। और ये जो लास्ट का होल है, सबसे सेंट्रल होल, ये क्या होता है, ये सेंट्रल होल आपका जो है ये आपका गायनेशियम का है। किसका है, ये गायनेशियम का होल है। ठीक है, तो ये सेंट्रल होल आपका जो है गायनेशियम का होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये थैलेमस पर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं उसके 4 राउंड मिलते हैं। अब आइए एक एक राउंड के बारे में चर्चा करें। तो जो सबसे बाहर का ये जो होल होता है थैलेमस पर, वो सेपल का होता है। ठीक है, सेपल, जिसको बाह्य दल कहा जाता है। सेपल बेटा अगर ग्रीन कलर का है तो उसको सेप्लॉयड फ्लावर कहा जाता है। ठीक है, और सेपल के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं या बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, बाह्य दल पुंज, डिफरेंट फ्लावर में बाह्य दलों की अपनी अलग अलग संख्या होती है। दे हैव डिफरेंट नंबर्स इन डिफरेंट फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म। द नंबर ऑफ सेपल्स आर different in different angiospermic plant. And what is the function of this sepal? The main function of this sepal is to protect the inner floral parts of the flower in bud condition. But due to having chlorophyll in it, it also supports in photosynthesis to provide nutrition to inner floral parts. दो काम होता है। यह क्या होता है, कलिका अवस्था में आंतरिक पुष्पांगों की रक्षा करता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि जब ये ग्रीन होता है, सेप्लॉइड होता है, तो सेप्लॉइड कंडीशन क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा इनर पार्ट्स को फूड सप्लाई भी करता है। ठीक है, अब आइए दूसरा होल शुरू हुआ जो है पेटल का। पेटल जिसको दल कहते हैं, पेटल के ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोला। हिंदी में इसको दलपुंज कहते हैं। दिस इज द सेकेंड होल ऑन थैलेमस। ओके, ये सेकेंड होल जो है ये किसका है, ये कोरोला का है, कोरोला का। पहला वाला किसका था, ये कैलिक्स का था। ठीक है, अब आइए ये कोरोला क्या होता है। कोरोला इज द आइडेंटिफाइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर। कोरोला दल, पुंज या दल पुष्पों की पहचान होते हैं। हम किसी भी पुष्प को उसके दल के आधार पर ही पहचानते हैं। एंड वी गिव्स नेम ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कोरोला। सामान्य रूप से हम कोरोला के आधार पे ही
क्या पुष्पों को पहचानते हैं और उनको विभिन्न नामों से जानते हैं और उनके प्रति हम आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कोरोला का मेन फंक्शन क्या होता है? कोरोला हैव डिफरेंट कलर्स। ये कोरोला क्या होते हैं? ये डिफरेंट रंग के होते हैं। और ये जो डिफरेंट रंग होता है, ध्यान रखिएगा, फूलों के दलों का रंग ये क्रोमोप्लास्ट के कारण नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा, वो ज़ेंथोफिल और एंथोसाइनिन ये दूसरे कलर पिगमेंट्स होते हैं जिसके कारण ये कोरोला में डिफरेंट कलर आता है। ठीक है बेटा, ये हायर लेवल की क्वेश्चन है, इस पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, पकड़िएगा। तो ठीक है, ये कोरोला का मेन फंक्शन क्या होता है? ये कोरोला अपने डिफरेंट कलर को एडॉप्ट करके क्या करते हैं? दे हेल्प्स इन पॉलिनेशन टू सपोर्ट टू अटैक इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को अटैक करने के लिए ये डिफरेंट कलर को एडॉप्ट करते हैं या विभिन्न प्रकार के रंगों को ये स्वीकार करते हैं। लेकिन जो नाइट ब्लोइंग फ्लावर होते हैं, जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं, ब्लूमिंग फ्लावर, उनमें क्या होता है? उनमें वाइट रंग होता है, क्योंकि नाइट में जो पौधे रात में खिलेंगे उनको पॉलिनेट करने के लिए, कीटों को आकर्षित करने के लिए क्या करना होगा? उन्हें वाइट होना पड़ता है, इसलिए वो जनरली मोर ओवर वाइट होते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ऐसे फ्लावर जिसमें कि कोरोला क्या होता है? बहुत अच्छा नहीं होता, अट्रैक्टिव नहीं होता है, ऐसे पौधों में क्या होता है? यहाँ पर ये थैलमस पे क्या होते हैं? कुछ नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं, जो समय समय पे क्या करते हैं? यहाँ से मकरंद, सुगंध, चिपचिपे सुगंध नेक्टर के रूप में या स्मेल के रूप में यहाँ से सिक्रेट करते हैं। और ये सिक्रेशन क्या करता है? उन कीड़ों को आकर्षित करता है। जैसे कि रात रानी में आपने देखा होगा, रात रानी में क्या होता है? वो आकर्षित होते हैं सुगंध के द्वारा। और ऐसे सभी सुगंध वाले पौधे जो सुगंध, अगर उनका कोरोला बहुत खूबसूरत नहीं है तो वो दो क्या करते हैं? दो युक्तियां रखते हैं, दो टेक्निक अपनाते हैं। और क्या करते हैं? वो दो डिवाइसेस को एडॉप्ट करते हैं। किस लिए? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स के द्वारा क्या होता है? उनमें पॉलिनेशन होता है। तो जिन कीटों को जिसमें कीट परागण की क्रिया होती है, ऐसे पौधे या तो रंगीन होते हैं या तो मकरंद युक्त होते हैं। लेकिन ऐसे पौधे जिसमें वाटर पॉलिनेशन या जो है एयर पॉलिनेशन होता है, उनमें न तो फ्लावर के कलर की आवश्यकता होती है, न तो उसमें मकरंद ही होता है। जैसे मक्का आजकल भुट्टा आप लोग खुद खा रहे होंगे, तो मक्के में देखिए बहुत सारे एयर पॉलिनेशन होता है। इसमें न तो किसी सुंदर पुष्प की आवश्यकता होती है, न आकर्षक कोरोला की आवश्यकता होती है, न तो आवश्यकता ही होती है कि वो सुगंधित हों। जरा आप वॉच कीजिए, वीडियो कंटिन्यू चल रहा है या कि बंद तो नहीं है? ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोरोला के बारे में मोरोर हुआ। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखो, ये जो सेपल और पेटल, ये दोनों क्या होते हैं? फ्लावर के एसेसरी पार्ट्स होते हैं, सहयोगी अंग होते हैं। ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सपोर्ट करने वाले ये क्या होते हैं? साइड पार्ट्स होते हैं, इसलिए इनको एसेसरी पार्ट्स कहा जाता है, सहायक अंग। अब जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो आपका है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टामेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल। ठीक है, तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यह क्या होता है? ये यूनिट है स्टामेन, उसको हिंदी में पुमंग कहते हैं, और स्टामेन के ग्रुप को एंड्रोशियम कहा जाता है, पुंकेसर। ठीक है, या यू कैन से द यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज नोन एज स्टामेन, और यू कैन से द ग्रुप ऑफ स्टामेन्स इज नोन एज एंड्रोशियम। ठीक है, तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है सिंगल यूनिट के रूप में वो स्टामेन या पुमंग कहलाता है, और ग्रुप में जब होता है तो उसको एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहेंगे? एंड्रोशियम या पुंकेसर। ठीक है, अब आइए देखते हैं, अगर एक एंड्रोशियम को हम देखें तो यहाँ पे बेटा देखो, एंड्रोशियम का जो बेसल पार्ट होता है वो थोड़ा सा स्वेल्ड अप होता है। यहाँ देखिए जैसा फूल है, ये एंड्रोशियम का या स्टामेन का बेस है। ठीक है, ये इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है
जो कि एंथर को बेस से कनेक्ट कराती है। इसको फिलामेंट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पतली संरचना में भी जाइलम फ्लोएम होते हैं जो क्या करते हैं, फूड और वाटर के कंडक्शन में सपोर्ट करते हैं। ये वेस्कुलर बंडल इसमें भी होता है। आगे जाकर के क्या होता है, ये थोड़ा सा दो लोब या सिंगल लोब या दो लोब में क्या होता है, स्वेल्ड अप हो जाता है। इसी फूले हुए भाग को एंथर कहते हैं या पराग कोश कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एंथर होता है, एंथर में क्या होते हैं, छोटे छोटे चैम्बर बनते हैं जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम की सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम की कोशिका में जब रिडक्शन डिवीजन होता है तो उससे क्या होते हैं, हेप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं। और हेप्लॉयड स्पोर में मॉडिफिकेशन से क्या होता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। यही वो पोलन ग्रेन्स हैं जो इंसेक्ट के द्वारा और या एयर के द्वारा या वाटर के द्वारा क्या होते हैं, ये एंथर से रिलीज होने के बाद ये क्या होते हैं, गायनेशियम या पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया, पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। चाहे किसी भी मीडियम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, और इसके लिए डिफरेंट टाइप की एजेंसीज या संसाधन होते हैं जिसके द्वारा ऐसी क्रिया होती है। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ध्यान रखिएगा, अभी इस स्टामेन से रिलेटेड बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं जिसको हम लोग यहाँ पर जो है लिख रखे हैं। अभी पहले फ्लावर को समझ लें, इसके बाद तो हम लोग टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब ये आपका क्या है, ये पिस्टिल है। पिस्टिल क्या है, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड इट इज आल्सो सेंट्रल पार्ट ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस में फ्लोरल प्लेटफॉर्म यानी थैलमस पर जो सेंट्रल क्या होता है, सेंट्रल ऑर्गन होता है फ्लावर का, वो पिस्टिल कहलाता है। Pistil is female reproductive organ and the group of pistil is known as gynoecium, or you can say the unit of gynoecium is known as pistil. पिस्टिल को जायन कहते हैं और gynoecium को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, ये कंप्लीट फ्लावर ग्रुप होगा। अगर पिस्टिल का हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखें तो कोई भी पिस्टिल 3 पार्ट से मिलकर बनता है। ऊपर का जो सबसे बाइफिड या जो डिस्क के आकार की रचना है, इसको स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, या हिंदी में इसको कहेंगे वर्तिकाग्र। और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका है, ये क्या है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। ठीक है, और जो नीचे वाला फूला भाग है, यहां ध्यान देखिएगा, नीचे वाले फूले भाग का जो आउटर पोर्शन है इसको कार्पेल कहा जाता है। कार्पेल, हिंदी में इसको अंडक कहते हैं, कार्पेल या अंडक। अंदर वाला जो चैम्बर है, इस चैम्बर को कहते हैं लाक्यूल। लाक्यूल, ठीक है, ये लाक्यूल है जिसको क्या कहते हैं, कोस्ट। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं ये है ओव्यूल, या इसके लिए बीजांड शब्द प्रयोग होता है। बीजांड, अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, और यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो ओव्यूल जिस टिश्यू के द्वारा यहां पर इस किससे लाक्यूल के वाल से अटैच हैं, ये इस पोर्शन को हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं क्या, प्लेसेंटा। इसको कहते हैं प्लेसेंटा। ठीक है बेटा, तो ये फीमेल, और इन तीनों को मिला करके, इन तीनों मिला कहा जाता है ये ओवरी है, ओवरी या अंडाशय। ध्यान रखिएगा, जरा हम चेक कर लें वीडियो चालू है या कि बंद है। तो बेटा ठीक है, वीडियो आपका जो है वो चालू है। 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट टाइम देंगे। हेलो रिचा, जल्दी आओ, देखो वीडियो चालू है बंद है, जस्ट हरी अप। हाँ बेटा ठीक है।
चेक करो चालू बंद है। ओके, थैंक यू बेटा। डियर स्टूडेंट, चालू है, ठीक है। इसलिए कहता हूँ यहाँ देख के कायदे से ऑपरेशन करो। ओके बेटा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये फ्लावर के बारे में हम लोग इतना जान गए। अब आइए इस फ्लावर से रिलेटेड जो टर्म यूज होते हैं, हमें 11th क्लास में एक्चुअली ये सब इतना डिटेल जानने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं, या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस फ्लावर के डिस्क्रिप्शन में जिस टर्म का यूज किया जाता है, अब उसके बारे में जानना हमारी प्रायोरिटी है 11th स्टैंडर्ड पर, ठीक है। अब आइए एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शब्द प्रयोग होता है पेडिसिलेट। पहला शब्द है यहाँ पेडिसिलेट। पेडिसिलेट फ्लावर किसको कहेंगे? ध्यान रखिएगा, ऐसा फ्लावर जिसमें पेडिसिल होता है, ऐसा फ्लावर जिसमें पेडिसिल होता है, यानी फ्लावर विथ पेडिसिल, यानी वृंत के साथ, पुष्प वृंत से युक्त फूल को पेडिसिलेट या सवृंती पुष्प कहते हैं। और सेसाइल, जिसमें क्या हो, पेडिसिल एब्सेंट हो, जिसमें या विदाउट पेडिसिल, द फ्लावर विदाउट पेडिसिल, CEL, विदाउट पेडिसिल। पेडिसिल नहीं है तो ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा? सेसाइल फ्लावर कहलाता है। कंप्लीट फ्लावर, ध्यान रखिएगा, ऐसा फ्लावर जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनेशियम ये सब हों, ऐसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। यानी कैलिक्स, कोरोला, स्टामेन एंड पिस्टिल। द फ्लावर विथ कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनेशियम इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। और ऐसा फ्लावर जिसमें से इसमें से कोई एक एब्सेंट हो, ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रेगुलर फ्लावर, बेटा ध्यान रखना, ऐसे फ्लावर जिसमें फ्लोरल एक्सिस पर यानी थैलमस पर क्रम से सबसे बाहर क्या हो? कैलिक्स का होल हो, इसके बाद कोरोला का होल हो, इसके बाद क्या हो? एंडोसियम हो, और लास्ट में क्या हो? गाइनेशियम हो। ऐसे फ्लावर को क्या कहते हैं? रेगुलर फ्लावर कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, ये ऑर्डर डिस्टर्ब है, तो ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे? इरेगुलर फ्लावर कहा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यूनिसेक्सुअल, ऐसे फ्लावर जिसमें ये जो दो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, ये दोनों में से कोई एक हो, दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न प्रेजेंट हो, तो ऐसा फ्लावर क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। अच्छा, यूनिसेक्सुअल होते हुए भी यदि उसमें केवल स्टामेन प्रेजेंट है, पिस्टिल नहीं है, तो ऐसे फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे। यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो क्या होते हैं? स्टेमिनेट होते हैं, स्टेमिनेट यानी यूनिसेक्सुअल क्यों हो? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। या ऐसे फ्लावर या तो पिस्टिलेट होते हैं। पिस्टिलेट का मतलब क्या है? कि केवल इसमें पिस्टिल प्रेजेंट है, एंडोसियम नहीं है। नेक्स्ट, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसमें स्टामेन प्लस पिस्टिल दोनों प्रेजेंट हों, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब बात आई इसकी सिमेट्री को लेकर के, एक्टिनोमॉर्फिक। बेटा ध्यान रखना, ऐसा फ्लावर जिसको कि बीच से कट करने पर, किसी भी एंगल से अगर हम इसको बीचों बीच कट करें और दो इक्वल पार्ट में अगर ये डिवाइड हो सकता है तो इसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए फ्लावर टर्मिनोलॉजी में ये सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। और जाइगोमॉर्फिक, यदि यह फ्लावर इसमें प्रॉपर सिमेट्री नहीं मिल रही है, अगर किसी बीच के सेंटर से कहीं से हम काटें लेकिन वो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड न हो, तो क्या हो? वह जाइगोमॉर्फिक होता है। और जाइगोमॉर्फिक के लिए ये वाला सिंबल फ्लोरल फार्मूला में यूज किया जाता है, ठीक है। आगे एसिमेट्री,
यानी किसी भी एंगल से काटने पर अगर फ्लावर को दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो चाहे बाहर से या अंदर से कोई भी सिमेट्री नहीं मिले, तो ऐसे फ्लावर को एसिमेट्रिकल फ्लावर कहा जाता है। इसमें एक एग्जांपल आता है कन्ना। कन्ना कन्ना जिसको हम कहते हैं, जिसको गांव में हम बसंती का फूल कहते हैं। बसंती केले जैसी पत्ती होती है, छोटा छोटा होता है और फूलता है, ठीक है, वो इरेगुलर होता है। इसके बाद आता है ट्राई टेट्रा या पेंटामेरस। ध्यान रखिएगा, ट्राई टेट्रा या पेंटामेरस वर्ड होता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसा फ्लावर जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेशियम ये तीन तीन के मल्टीपल में हो, यानी 3 कैलिक्स, 3 कोरोला, 3 स्टामेन और 3 गाइनेशियम, यानी ट्राई कार्पेल जो है गाइनेशियम हो, तो क्या कहलाएंगे? या 3 गाइनेशियम चाहे फ्री हो चाहे अलग आपस में मिले हों, ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे? ट्राईमेरस। अगर ये 4 के मल्टीपल में है तो टेट्रामेरस, अगर 5 के मल्टीपल में है तो पेंटामेरस। जैसे आप गुड़हल में देखिए चाइना रोज, चाइना रोज का फ्लावर क्या होता है? पेंटामेरस होता है। आइए अब ब्रैक्ट कहते हैं। होता क्या है कि जितने फूल होते हैं प्रायः फूलों के बीच में जहाँ से टहनी निकलती है, ध्यान रखिएगा 2 चीज होगा, या तो टहनी यहाँ थैलेमस के ठीक नीचे डेवलप करती है, या टहनी यहाँ पे क्या है जहाँ से ये अपने ब्रांच को, जहाँ से ये पेडिसिल निकलता है, पेडिसिल के बाद क्या होता है इस प्रकार से 2 प्रकार के ब्रैक्ट लगे होते हैं। तो मोर ओवर यहाँ पर जो है ब्रैक्ट होते हैं, जैसे गुड़हल में आप देखिए, या तो ये क्या है? ये ब्रैक्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसा फ्लावर जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, और फ्लोरल फार्मूला में इसके लिए BR शब्द प्रयोग होता है। लेकिन अगर कोई फ्लावर ऐसा है जिसमें ब्रैक्ट नहीं है तो उसको क्या कहते हैं? उसको ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। ई ब्रैक्टिएट के लिए वर्ड जो है EBR फ्लोरल फार्मूला में यूज किया जाता है। इसके बाद हाइपोगाइनस, यानी थैलेमस के आधार पर अब फ्लावर का वर्णन किया जा रहा है। हाइपोगाइनस, गाइनस मीन्स होता है गाइनेशियम, गाइनेशियम का मतलब हुआ है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनेशियम का मतलब ये ओवरी, ठीक है। हाइपोगाइनस, अभी हमारे बुक में फिगर बना हुआ है हाइपोगाइनस का, तो ध्यान रखिएगा। हाइपोगाइनस, इसको मिटा दें? हाँ मिटाएंगे तो आपको समझाएंगे। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होती है? हाइपो माने नहीं होता है नीचे, गाइनस माने गाइनेशियम। ऐसा फ्लावर जिसमें गाइनेशियम क्या हो? गाइनेशियम नीचे हो, गाइनेशियम नीचे हो और थैलेमस बढ़ करके इसके ऊपर क्या हो? यहाँ पे एंड्रोसियम निकले हो, यहाँ पे क्या हो? सेपल निकल, पेटल निकला हो, और यहाँ सेपल हो, लेकिन गाइनेशियम क्या हो? गाइनेशियम अंदर साइड में हो। गाइनेशियम अगर अंदर साइड में है तो इस प्रकार के फ्लावर को क्या कहेंगे? इस प्रकार के फ्लावर को कहते हैं हाइपोगाइनस। और हाइपोगाइनस जब कंडीशन होगी, जब हाइपोगाइनस कंडीशन होती है तो ओवरी क्या होती है? हाइपोगाइनस, ठीक है। हाइपोगाइनस कंडीशन होगी तो ओवरी क्या होती है? सुपीरियर, अर्थात हाइपो नहीं हाइपर, हाइपर पेरी और इपिगाइनस इंफीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस में क्या कंडीशन होगा बेटा? हाइपो मीन्स नीचे, और कहने का मतलब यहाँ उल्टा अर्थ हो गया। उल्टा अर्थ ये हुआ कि जब ओवरी ऊपर हो, अब इस ओवरी के नीचे फ्लोरल पार्ट्स लगे हों, ओवरी के नीचे फ्लोरल पार्ट्स लगे हों, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी? यह ओवरी क्या कहलाएगी? यह थैलेमस कैसा कहा जाएगा? हाइपोगाइनस। यानी थैलेमस कैसा है? थैलेमस गाइनस के हाइपो नीचे है। हाइपोगाइनस, गाइनस माने ओवरी के नीचे अगर थैलेमस है तो हाइपोगाइनस कंडीशन है। और यदि वो हाइपोगाइनस कंडीशन होगी, ऐसे कंडीशन को सुपीरियर ओवरी कहते हैं। सुपीरियर ओवरी का मतलब जब हाइपोगाइनस कंडीशन होगी तो ऑटोमेटिक ओवरी क्या होगी? थैलेमस के ऊपर होगी, सुपीरियर होगी, तो सुपीरियर होती है। पेरीगाइनस, यदि यही जो ओवरी है वो यहाँ तक, यानी थैलेमस क्या करे? ओवरी को करीब आधे आधे, करीब इस प्रकार से ढके रहे, ठीक है, या तो हाफ क्या होगा? पेरीगाइनस। अगर पूरा जो है ढक लिया तो क्या हुआ? ये फुल पेरीगाइनस ओवरी कहलाएगी। और पेरीगाइनस होगा
तो जो ओवरी होगी वो हाफ सुपीरियर होगी। तीसरी कंडीशन है ईपीगाइनस, यानी थैलमस, थैलमस क्या है, गाइनस के ईपी माने ऊपर है, यानी ये वाली कंडीशन। अगर थैलमस क्या है, थैलमस इस प्रकार से है कि वो क्या हुआ, ओवरी को पूरा का पूरा कवर कर लिया है, पूरा का पूरा कवर कर लिया है। सारे फ्लोरल पार्ट्स क्या हैं, ओवरी अंदर है और फ्लोरल पार्ट्स यहाँ क्या हैं, यहाँ से निकले हैं, फ्लोरल पार्ट्स यहाँ से निकले हैं। तो ऐसी ओवरी क्या कहलाएगी, ऐसी ओवरी कहलाएगी इंफीरियर। थैलमस कहलाएगा ईपीगाइनस, थैलमस ईपीगाइनस, लेकिन ओवरी इंफीरियर हो जाएगी। तो ये कंडीशन हो गया, ये टर्मिनोलॉजी आपने समझा। अगला देखिए, अब आई फ्लोरल पार्ट, एक एक फ्लोरल पार्ट्स को लेकर के टर्मिनोलॉजी का एक्सप्लेनेशन। कैलिक्स, कैलिक्स क्या है, कैलिक्स जो है या तो गैमोसेप्लस होता है या पॉलीसेप्लस होता है। तो बेटा गैमोसेप्लस कैलिक्स का मतलब होता है, गैमोसेपल्स माने, सेपल्स माने, सेपल माने वाहिदल। अगर सेपल्स गैमो माने फ्यूज्ड हैं या ग्रुप में हैं या आपस में फ्यूज हैं, सभी सेपल्स आप अगर आपस में फ्यूज हैं तो गैमोसेपलस कहलाएगा, यानी सेपल्स फ्यूज्ड। आप नोट लिख सकते हैं, सेपल्स फ्यूज्ड, तो क्या हो जाएगा, गैमोसेपलस। अगर सेपल्स फ्री हैं तो क्या होगा, वो पॉलीसेपलस होगा। ठीक है। कोरोला, इसी प्रकार से कोरोला का जो यूनिट है पेटल, यदि पेटल आपस में फ्यूज हैं तो गैमोपेटलस, अगर वो फ्री हैं तो पॉलीपेटलस। लिख लीजिए, पेटल्स यहां क्या होगा, पेटल्स फ्यूज्ड, यानी फ्यूज्ड पेटल्स। इतना इतना तो आप लोग सुनते समय लिख ही सकते हैं। फ्यूज्ड पेटल है तो गैमोपेटलस, और फ्री पेटल्स हैं तो क्या होगा, अगर पेटल्स फ्री हैं तो क्या कहलाएगा, पॉलीपेटलस कहलाएगा। पेरियंथ, जब कैलिक्स और कोरोला या कैलिक्स कोरोला यानी सेपल और पेटल आपस में फ्यूज कर जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को, उस यूनिट्स को कहते हैं पेरियंथ। ठीक है। और पेरियंथ के यूनिट को कहा जाता है टेपल। ठीक है। यदि सेपल और पेटल आपस में फ्यूज कर जाएं और फ्यूज करके जो यूनिट बनाते हैं वो टेपल कहलाता है, और टेपल के ग्रुप को क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पर जो सेपल या पेटल अरेंज होते हैं फ्लोरल एक्सिस पर, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एस्टिवेशन वर्ड यूज होता है। एस्टिवेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स और कोरोला ऑन फ्लोरल एक्सिस या थैलमस इज नोन एज एस्टिवेशन ऑफ द फ्लावर। तो कैलिक्स और कोरोला दोनों क्या होते हैं, वेलवेट। वेलवेट कब होते हैं, कि जब कैलिक्स या कोरोला का जो क्या है, जो उसका मार्जिन है, किनारा, वो क्या करे, वो एक दूसरे को टच न करे, एक दूसरे को टच न करे, तब क्या कहलाएगा, ऐसा कंडीशन वेलवेट कहलाता है। लेकिन यदि वो एक दूसरे को टच कर रहा है, यानी एक का मार्जिन दूसरे के मार्जिन को दबाए हुए है, तो क्या कहलाएगा, वो जो है वो ट्विस्टेड कहलाता है। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इम्ब्रिकेट में कोई एक अपने नेबर, अपने पड़ोसी कोरोला या कैलिक्स के दोनों मार्जिन को दबाता है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा का दोनों मार्जिन अपने पड़ोसी से दबा रहता है। एक ने दबाया दोनों मार्जिन और दूसरे का दोनों दबा हुआ है उसके अपोजिट वाले का, और जो साइड लेटरल होते हैं साइड वाले, उनमें क्या होता है, उनमें जो है ये ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखा जाता है। वैक्सिलरी, ठीक है। तो ये इम्ब्रिकेट, ये क्या हुआ, ये ट्विस्टेड हुआ, ये इम्ब्रिकेट हुआ। वैक्सिलरियम क्या है, वैक्सिलरियम क्या है, इसमें एक मेन होता है जिसको आप कहते हैं, क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड है ये। इससे क्या होता है, ये मेन है, इसके बाद क्या होता है, दो साइड के क्या होते हैं, जो सेपल या पेटल। ध्यान रखिएगा, ये वैक्सिलरी प्रकार का जो एस्टिवेशन है ये केवल कोरोला में मिलता है, कैलिक्स में नहीं मिलता है। कैलिक्स में यही तीन मिलते हैं, वेलवेट मिलेगा, ट्विस्टेड मिलेगा, इम्ब्रिकेट मिलेगा, वैक्सिलरी नहीं मिलता। लेकिन कोरोला में वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी तीनों मिलते हैं। तो ठीक है। अब ये क्या होगा, इसके बाद यहाँ के दोनों जो होंगे वो इस प्रकार से आपस में अटैच होंगे, यानी एक
जो मेन होता है, जिसको इसको साइड वाले को कील कहते हैं, ये स्टैंडर्ड है। ये क्या करता है, ध्वजक इसको बोलते हैं। ये इसके दोनों मार्जिन, अपने पार्शियल दोनों मार्जिन को क्या होता है, ओवरराइड करता है, इसको दबाए रखता है। लेकिन इसके जो दूसरे मार्जिन होते हैं वो अपने पड़ोसी दोनों कील को क्या करेंगे, क्ला को क्या करेंगे, वो दबाए रखते हैं। इस प्रकार से ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। अमलतास, अरहर, मटर, चना के फूलों में या पलाश के फूल में इस प्रकार का क्या होता है, क्या मिलता है, एस्टिवेशन प्राप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद अब नंबर आता है, हम लोग जो है ये है एंडोशियम और गायनेशियम के बारे में स्टडी करते हैं। उसकी कंडीशन के बारे में क्या टर्म यूज किया गया है और उस टर्म का क्या मतलब होता है, इसको मिटा दें। ठीक है, इसको आप यहाँ समझना है। आगे देखिए, आगे क्या है, अब बात आई एंडोशियम। एंडोशियम के बारे में अगर कहा जाए, एंडोशियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टामेन्स को एंडोशियम कहा जाता है। स्टेमिनेट, बेटा ध्यान रखना, अगर स्टामेन क्या है, इनफर्टाइल है, स्टेराइल है, क्या होता है, स्टेराइल स्टामेन। स्टामेन अगर स्टेराइल है तो वो स्टेमिनोड फ्लावर कहलाएगा। और ईपीपेटलस, अगर स्टामेन, अगर ये जो स्टामेन है अगर ये इस पेटल से अटैच है तो क्या कहलाएगा, ईपीपेटलस। और अगर एंडोशियम पेरियंथ से अटैच है, यानी कैलिक्स कोरोला आपस में फ्यूज हो गए हैं और स्टामेन का फिलामेंट भी क्या है, उस पेरियंथ से अटैच है, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो ईपीफिलस कहलाएगी। यहाँ आप लिख सकते हैं स्टामेन अटैच्ड विथ पेरियंथ, ठीक, और यहाँ स्टामेन अटैच्ड विथ पेटल, ईपीपेटलस कहलाएगा। स्टामेन अटैच्ड विथ पेरियंथ, ईपीफिलस कहलाएगा। इसके बाद स्टामेन के बंडल के आधार पर भी इनको क्या होता है, इनमें इनका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे मोनोएडल्फस या डाईएडल्फस या पॉलीएडल्फस। मोनो, डाई या पॉली, अगर किसी फ्लावर में जितने भी स्टामेन हैं सभी स्टामेन्स एक बंडल के रूप में हैं तो वो मोनोएडल्फस कहलाएगा। यदि वो दो बंडल के रूप में हैं तो डाईएडल्फस कहलाएगा। यदि वो कई बंडल के रूप में है जैसे कैन्ना में तो क्या होता है, वो पॉलीएडल्फस कहलाता है। ठीक है, डाईएडल्फस आपको कहाँ मिलेगा, डाईएडल्फस आपको मिलता है किसमें, मटर में, पायसम सैटिवम में, पी में। पॉलीएडल्फस मिलता है कैन्ना, CANNA, कैन्ना जिसको बोलते हैं बसंती का पौधा, उसके फूल मिलता है। अब बात आई गायनेशियम। तो गायनेशियम क्या है बेटा, ग्रुप ऑफ पिस्टिल्स आर नोन एज गायनेशियम। गायनेशियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर गायनेशियम में जितने कार्पेल हैं, ये जो कार्पेल्स होते हैं गायनेशियम के, कार्पेल बाहर से जो गायनेशियम के कार्पेल हैं, इस कार्पेल के बेस पर गायनेशियम कई प्रकार के होते हैं। अगर गायनेशियम क्या है में कई कार्पेल हैं और सभी कार्पेल क्या है आपस में क्या है, एपो मीन्स फ्री कार्पेल्स। यदि कार्पेल क्या हैं, फ्री कार्पेल्स, कार्पेल्स अगर फ्री हैं तो वो एपोकार्पस गायनेशियम कहलाएगा। और अगर सभी कार्पेल आपस में क्या हैं, फ्यूज्ड हैं, फ्यूज्ड कार्पेल्स, तो वो सिनकार्पस कहलाएगा। अब बेटा आ गई बात प्लेसेंटा के आधार पर फ्लावर का डिस्क्रिप्शन करना। तो ध्यान रखिएगा, अगर कार्पेल के अंदर अगर आप झांकें, ध्यान रखिएगा, ये बाहर का क्या है, कार्पेल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये क्या होगा, दूसरे लेयर से क्या होगा, ये लाक्यूल बना, और लाक्यूल में क्या होगा, प्लेसेंटा से ओव्यूल लगा रहेगा, यही होता है। अब ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा क्या है, अगर प्लेसेंटा अगर मार्जिनल है, अर्थात कोई ऐसा पौधा है जैसे कि मटर हो गया, अरहर हो गया, चना हो गई, अगर इसमें जो प्लेसेंटा है
वो प्लेसेंटा क्या है, यहाँ मार्जिन, किसी एक मार्जिन पर, दो मार्जिन हुआ इधर इधर, तो किसी एक मार्जिन पर अगर प्लेसेंटा है, अगर ओव्यूल वहाँ से अटैच हैं, तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ये आपके मार्जिनल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल है। एक्सियल प्रेजेंटेशन माने एक्सिस, यानी कोई प्लेसेंटा ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये प्लांट है, यहाँ पे ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से क्या है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, और यहाँ पे क्या है, ये इसके क्या है, ये लाक्यूल्स हैं, ये लाक्यूल्स हैं, ये लाक्यूल्स हैं, ये लाक्यूल्स हैं, और सभी लाक्यूल्स क्या हैं, यहाँ पे आकर के सेंट्रल में क्या है, एक्सिस पर, ये जो बीच का एक्सिस है, यहाँ पर क्या है, ओव्यूल्स लगे हुए हैं। अगर यहाँ से ओव्यूल लगे हुए हैं तो क्या कहलाएगा, ये जो है ये एक्सियल प्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे ओव्यूल्स हैं, ये क्या है, लाक्यूल्स हैं, ये कार्पेल है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अगर यही फिगर है तो क्या हुआ, मोनो कार्पेली, बाहर से एक ही कार्पेल दिख रहा है, और क्या है, टेट्रा लाक्यूलर और एक्सियल प्रेजेंटेशन, ये इसका वर्णन होगा। इसी को हम टेट्रा क्या है, ये टेट्रा लोक्यूलर है ना, इसी को टेट्रा कार्पेली बना दें। ये देखिए, ये टेट्रा कार्पेली, बाहर से कार्पेली क्या हुआ, ये फ्री दिख रहे हैं, ये टेट्रा कार्पेली हो गया, ये टेट्रा कार्पेली हो गया। ठीक है, अब इसका वर्णन हो गया टेट्रा कार्पेली, टेट्रालाक्यूलर एंड एक्सियल प्रेजेंटेशन। अब इसमें एक्सियल प्रेजेंटेशन आपको दिखाई पड़ रहा है। अब आगे देखिए पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है, पेराइटल में ये जो लाक्यूल चाहे जो भी हो, ये देखिए, एक कार्पेल, दो कार्पेल, ये तीन कार्पेल, और ये चौथा कार्पेल। ठीक है, चौथा कार्पेल ये हो गया। अब चौथे कार्पेल में क्या है, ये देखिए, यहाँ पर जो पेराइटल है ना, पेराइटल में भित्ति से यहाँ पे जो प्लेसेंटा है, यहाँ पे ये जो ओव्यूल्स हैं यहाँ लगे हुए हैं, तो ये क्या हुआ, ये पेराइटल कहलाएगा, ये पेराइटल प्रेजेंटेशन कहलाएगा। जो कि यहाँ पर जो ओव्यूल हैं, इसका प्लेसेंटा कहाँ पे है, प्लेसेंटा वहीं है जहाँ पर ये ओव्यूल इससे अटैच है। तो ये क्या है, ये ओव्यूल्स हैं, लेकिन ये सारे ओव्यूल्स क्या हैं, पेराइटल हैं, यानी किनारे पर, बाहरी रेडियस पर क्या है, ये रेडियस नहीं, जो सर्कमफेरेंस है उससे अटैच हैं, इसलिए ये पेराइटल प्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, अगर इसी का वर्णन करना हुआ तो 1 2 3 4, चार क्या है, टेट्रा कार्पेली दिख रहा है, लेकिन लोक्यूल क्या है, लोक्यूल 1 है, इसका वर्णन होगा टेट्रा कार्पेली बट मोनोलाक्यूलर विद पेराइटल प्रेजेंटेशन, ये इसका वर्णन होगा। ठीक है, अब आया फ्री सेंटर। बेटा फ्री सेंटर में क्या होता है, फ्री सेंटर में क्या होता है कि कार्पेल चाहे जो भी हो, लाक्यूल चाहे जो हो, लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल पोर्शन होता है एक्सिस, सारे जो है ओव्यूल्स इससे लगे होते हैं, और बाहर में किसी भी साइड सपोर्ट से ये अटैच नहीं होते हैं। इसको फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो ये फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल है। इसके बाद है बेसल। जैसे मक्के में देखिए, मक्के में क्या होता है, ये जो आपका जो है ओवरी है ना, ओवरी में क्या होता है, यहाँ पर ये पोर्शन, ये देखिए, यहाँ पर ये क्या है, सीधे बेस, ओवरी का क्या है, जो बेस जिधर थैलेमस होता है, थैलेमस के टूवर्ड्स जाकर के ये क्या है, बेसल पोर्शन पे ये जो है इसका ये ओव्यूल लगा हुआ है, तो इस क्या होता है, ये बेसल प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस प्रकार से प्रेजेंटेशन के बेस पर जो डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने गायनेशियम के कार्पेल, लाक्यूल्स और उसके ओव्यूल्स को देखा, उसको हम प्रेजेंटेशन के आधार पर 5 प्रकार में बांट सकते हैं, जो है मार्जिनल, जो है एक्सियल, जो है पेराइटल, जो है फ्री सेंट्रल, और जो है बेसल। ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, अगर आप समझे तो थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर हो तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इतना जानने के बाद अब हम लोग आगे क्या चलेंगे, अब लोग आगे हम लोग आगे जो है फ्रूट के बारे में स्टडी करेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे इस चैप्टर के हम लोग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। 1 या 2 लेक्चर में ये चैप्टर पूरा ओके हो जाएगा, फिर हम लोग
एनाटॉमी वाले पोर्शन को ध्यान देंगे। यस, थैंक्स। प्लीज लाइक, वॉच, शेयर, सब्सक्राइब एंड राइट डाउन योर नोट्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको फिर से पूछ सकते हैं। यस, वेरी थैंक्स। नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ओवर।